तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ नकली राजा असली ठग। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अनूपपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। नाम था चतुरसेन। राजा कुछ सन की किस्म का था, पर उसका यह भी मानना था कि वह कभी किसी से ना हारा है और न ही भविष्य में हार मानेगा। जिस दिन कोई व्यक्ति हमें पराजित कर देगा, हम उसे सारा राज्य सौंप कर हिमालय पर चले जाएंगे। राजा चतुरसेन की बीवी रानी यशोधरा विवाह के तीसरे ही दिन एक बीमारी में चल बसी थी और राजा ने पुनः विवाह न करने का भी निश्चय किया था। राजा चतुरसेन के संकल्प के विषय की चर्चा दूर दूर तो थी ही, अतः कुछ ठग भी अपनी किस्मत आजमाने महल में पहुंच जाते थे। वाह क्या आलीशान महल है! अगर मैंने इस मूर्ख राजा को ठग कर हरा दिया तो यह सब कुछ मेरा हो सकता है। उसके बाद मुझे ठगी करने की क्या आवश्यकता है। किंतु यह सब इतना आसान नहीं था। योजना विफल होने पर राजा की सनक का शिकार भी होना पड़ जाता था। यह तो कोई बहुत बड़ा ठग लगता है महाराज। ठग हमारे दरबार में चढ़ा दो फांसी पर। वो फांसी! उसी नगर में एक मशहूर ठग भी अपने दलबल के साथ नगर के पुराने खंडहरों में डेरा डाले पड़ा था। साथियों, सुना है हमारे राजा चतुरसेन के खजाने में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। क्या यह सच है टंबर सिंह? जी हुजूर, और हमारा खजाना दिन ब दिन तेरी खोपड़ी के समान खाली होता जा रहा है। मूर्ख, इस खजाने को चंपाराम की तिजोरी की शोभा बढ़ानी चाहिए कि नहीं? जी हुजूर। अरे कमबख्त, तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? तुरंत एक संदेश राजा चतुरसेन की नजर करो। हम शीघ्र ही महाराज से भेंट करेंगे, समझे? ठीक है सरदार, मैं आज ही यह संदेश महाराज को पहुंचा देता हूं। और फिर महाराज की जय हो। कोई युवक आपके लिए संदेश दे गया है, आपकी आज्ञा हो तो पढ़कर सुनाऊं? ओह ठीक है, पढ़ो। द्वारपाल ने संदेश पढ़ना आरंभ किया। महाराज की जय हो। महाराज को मशहूर ठग चंपतराम का प्रणाम। ठग ठग ठग, हम किसी ठग का प्रणाम स्वीकार नहीं करते। तुम आगे पढ़ो। महाराज, वह आगे लिखता है कि आपने मेरी चर्चा तो सुनी ही होगी। मेरा भी यह दावा है कि मैं किसी को भी ठगे बिना नहीं छोड़ता। अब मैं आपको ठगने के लिए महल में आ रहा हूँ। आने वाली किसी भी क्षण आप ठगने और राजकाज मुझे सौंपने के लिए तैयार रहें। मशहूर ठग चंपतराम। यह सुनते ही राजा चतुरसेन की भुरुकुटियाँ तन गई। क्या उस ठग की ये जरूरत? चेतावनी देकर ठगने आ रहा है? हम भी उसको वो गद बनाएंगे कि वह 7 जन्मों तक भी ठगी के नाम से तौबा करेगा। सैनिकों, आज्ञा कीजिए महाराज। महल के चप्पे चप्पे पर सैनिकों को तैनात कर दो। कोई परिंदा भी हमारी आज्ञा के बिना महल के भीतर न मार सके। राजा ने विशेष रूप से सेनापति दुलती चंद को इस कार्य के लिए हिदायतें दी। सेनापति, वह ठग कहीं भी दिखाई पड़े तो उसे पकड़कर फौरन हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। लेकिन गुस्ताखी माफ हो महाराज, बिना प्रमाण के हम उस पर हाथ कैसे डाल सकते हैं? राज प्रतिष्ठा का प्रश्न है महाराज। सबूत भी हमारे पास है सेनापति। यह देखो। हे, इसमें उस ठग ने स्वयं कबूल किया है कि वह हमें ठगने आ रहा है। तुम स्वयं अपनी आंखों से देख लो। मगर महाराज, यह तो कोरा कागज है, इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। क्या? यह कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से। अरे यह तो सचमुच। उफ, लगता है पत्र उसने जादुई सही से लिखा था। इस मशहूर ठग को पकड़ने के लिए हमें युक्ति से कार्य लेना होगा महाराज। वह ऐसे हाथ नहीं आने वाला। हमें भी यही लगता है। उफ, कमबख्त ने बिना हमसे भेंट किए ही एक शिकस्त दे भी डाली हमें। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन, अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। तभी उनमें से एक सन्यासी क्रोधित होता हुआ बोला, मूर्ख, समय बर्बाद मत कर। जा अपने राजा को हमारे आगमन की सूचना दे, अन्यथा श्री श्री तीरथ सिंह जी महाराज तुझे भस्म कर डालेंगे। जी महाराज। यह थे ठग चंपतराम के साथी ठग टंबर सिंह और तीरथ सिंह। जिस समय द्वारपाल ने राजा को सन्यासी बाबा का संदेश सुनाया, उस समय दरबार लगा हुआ था। ओह, सन्यासी बाबा पधारे हैं, उन्हें आदरपूर्वक तुरंत यहाँ ले आओ। जो आज्ञा। फिर प्रणाम महाराज, आइए आतिथ्य स्वीकार कीजिए। नहीं, हम कपटी और धोखेबाजों का आतिथ्य स्वीकार नहीं करते। यह सुनते ही एक मंत्री आश्चर्यपूर्वक बोला, यह आप क्या कह रहे हैं महात्मन? हमारे महाराज और धोखेबाज कपटी? यह तुम लोगों के महाराज नहीं है, बल्कि महाराज के वेश में मशहूर ठग चंपतराम है। यह सुनते ही राजा क्रोध से गरज उठा, गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत! इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि हमारे राजा नहीं है? अगर हमारी बात का विश्वास नहीं आता तो वो देखो, वे रहे असली राजा चतुरसेन। यह ठग चंपतराम है। अरे महाराज, वहां भी एक ही शक्ल सूरत के 2 राजा? आश्चर्य है, इनमें से असली कौन है? वही जो अभी दरबार में पधारे हैं। उफ, यह कैसी गुत्थी है! यह तो मेरी ही शक्ल सूरत का है। राज दरबार में प्रवेश करते ही नकली राजा असली ठग चंपतराम क्रोध से भरा तुरंत गरज उठा, गिरफ्तार कर लो इसे और डाल दो काल कोठरी में। यह मशहूर ठग चंपतराम है जो धोखे से तुम्हारा राजा बन बैठा है। तुम्हारे राजा हम हैं क्या?
लेकिन यह तमाशा देखकर सभी हतप्रभ हो उठे थे, अतः कोई भी सैनिक अपनी जगह से हिला तक नहीं। यह देखकर नकली राजा चंपतराम तुरंत पुनः गरज उठा, उफ, ये क्या हो गया? तुम सबको अपने राजा को नहीं पहचानते? हम ही तुम्हारे राजा है। इस दुष्ट ने धोखे से हमें एक खंडहर में कैदी बनाकर हमारी जगह ले ली है, तुम्हारा राजा बन बैठा है। तुम्हारे राजा हम हैं। महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सभासदों। आज जब हम उस खंडहर के आगे से गुजर रहे थे कि तभी किसी के कराहने का स्वर सुनकर चौंक पड़े। अरे, यह तो किसी के कराहने का स्वर है। स्वर उधर से आ रहा है गुरुजी। फिर जब हम स्वर के उद्गम स्थल पर पहुंचे, वह देखिए गुरुजी, वहाँ कोई मुसीबत में है। ओह, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। फिर जब हमने द्वार खोलकर उस व्यक्ति को बाहर निकाला तो हम आश्चर्यचकित रह गए। अरे महाराज, आप इस अवस्था में? हाँ, हमारी इस अवस्था का जिम्मेदार ठग चंपतराम है। उसने हमें ठगने के लिए षड्यंत्र रचा है। और बस सेनापति जी, हम इन्हें तुरंत लेकर यहाँ चले आए हैं। ओह, चंपतराम ने हमारे महाराज को ठगने की चेतावनी भी दी थी। टंबर सिंह द्वारा सुनाई गई कहानी सुनने के बाद इससे पूर्व कि सैनिक आगे बढ़ते, असली राजा चतुरसेन चीख पड़े, यह झूठ कह रहा है सैनिकों। ठग चंपतराम ये सौम्य है और सन्यासी के रूप में यह सब इसके साथी है। इन मक्कारों को गिरफ्तार कर लो। हम इन्हें कड़े से कड़ा दंड देंगे। आज्ञा का तुरंत पालन करो। सैनिकों को बुद्ध बना देख चंपतराम चीख उठा, हमारी अवज्ञा का परिणाम जानते हो? खबरदार, यही ठग चंपतराम है। पकड़ लो, इसे न जाने पाए। झूठे मक्कार। सैनिक पसोपेश में पड़े राजा चतुरसेन की ओर बढ़ ही रहे थे कि दुलती चंद गरज उठा, ठहरो, अभी फैसला हो जाता है कि कौन असली है और कौन नकली। सैनिक मुच्छर सिंह, इनमें से एक ठग है और जो ठग है वह अवश्य ही नकली दाढ़ी मूछे लगाए होगा। तुम दोनों महाराजों की दाढ़ी मूछी खींच खींच कर देखो। इनमें से जो भी झूठा व मक्कार होगा उसकी दाढ़ी मूछ अवश्य ही तुम्हारे हाथों की शोभा बढ़ाएगी। शाबाश मुच्छर सिंह, पहले हमारे पुराने महाराज से ही आरंभ करो। हे भगवान, यह दिन भी देखना लिखा था भाग्य में। फिर मुच्छर सिंह ने जैसे ही राजा चतुरसेन की मूछें खींची, आह, मार डाला रे। बाप रे, यह तो बिल्कुल असली मूछें हैं। इसी प्रकार दाढ़ी भी असली निकली। हाय, अरे कमबख्तों, हम भी तुम्हारे असली राजा हैं। हमारी दाढ़ी में तिनका नहीं है। आह, ओह, बाप रे बाप, यह भी असली है। अब मेरी खैर नहीं। मुच्छर सिंह अब दूसरी तरफ बढ़ा। यह सुनते ही चंपतराम चिल्ला उठा, क्या हमारी इतनी बेइज्जती, वो भी इस ठग के सामने? हाय हाय भगवान, तूने हमें हमारी रानी यशोधरा के साथ क्यों न उठा लिया? मुच्छर सिंह ने चंपतराम की भी मूछें और दाढ़ी ऐंठ कर देखी। उफ, हाय, यह दिन भी किस्मत में देखना लिखा था रे। आए, यह भी असली? हुजूर, दाढ़ी मूछें तो हमारे दोनों महाराजाओं की असली ही है। ओह, यह तो फिर गंभीर समस्या हो गई। सेनापति को चिंता मग्न देख सहसा टंबर सिंह बोल उठा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें सेनापति जी। कल प्रातः ही मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। कल तक इन्हें शाही कैद में रखिए, क्योंकि इनमें से एक हमारे महाराजा है और उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए ना। आप ठीक कहते हैं। दोनों राजाओं को तुरंत बंदी बना लिया गया। हम फिर कहते हैं सेनापति कि हम ही असली राजा हैं। हम फिर कहते हैं सेनापति कि यह झूठा मक्कार और फरेबी है, ठग चंपतराम है। हम असली राजा हैं। अब कल ही इस बात का फैसला होगा, तब तक के लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार दोनों को शाही कैद खाने में डाल दिया गया। क्षमा करें महाराजाओं, आप में से जब तक हमारे असली राजा का पता नहीं चल जाता, आप दोनों ही शाही कैद में रहेंगे। और फिर दो सैनिकों को पहरे पर तैनात करके सेनापति रहस्यमय स्वर में धीरे से बोला, सुनो, बड़ी होशियारी से पहरा देना और अपने दोनों महाराजाओं की बातें सुनने की चेष्टा करना। अगर कोई खतरे वाली बात हो तुरंत मुझे सूचित करना। जी आज्ञा। उसी रात महल के एक कक्ष के भीतर, शाबाश रुस्तम, तुमने राजा चतुरसेन के विषय में बहुत सी जानकारियां हमें देकर हमारी बहुत मदद की है। यह रहा तुम्हारा इनाम, और हमारे सरदार के राजा बनते ही तुम्हारा महामंत्री का पद पक्का। धन्यवाद ठग जी, किंतु इसमें मैंने कुछ नहीं किया। यह तो मेरी माँ की करामात है, जिसने दाई माँ के रूप में हमारे राजा को बचपन से पाला था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वह भी मुझे मुख्यमंत्री के पद पर आसीन देखना चाहती थी। अगर मैं महामंत्री बन गया तो उनकी आत्मा को अवश्य शांति पहुंचेगी। उधर शाही कैद खाने में, हम जानते हैं दुष्ट कि तू ही मशहूर ठग चंपतराम है। अपनी हकीकत हम पर स्वयं ही जाहिर कर दे मूर्ख, वरना तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। जी तो चाहता है मक्कार आदमी कि हम तेरा गला इसी वक्त दबा दे, किंतु राजा के फर्ज व धर्म से मजबूर हैं। जब तक दुनिया की निगाहों में हम ही असली राजा सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक हम तुझे मार भी तो नहीं सकते। उफ, हे भगवान, यह तूने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया। मुसीबत में तो हम फंसे हैं दुष्ट ठग चंपतराम, लेकिन सांच को आँच नहीं, तेरी पोल कल प्रातः ही खुल जाएगी। हम ठग चंपतराम नहीं है, नहीं तो क्या राजा चतुरसेन हो? राजा हम हैं, हम चतुरसेन, तुम ठग चंपतराम हो। नहीं 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 नहीं, चंपतराम तुम हो मक्कार।
तुम हो चंपत राम, हम राजा चतुरसेन हैं। नहीं, तुम चतुरसेन हो, हम चंपत राम हैं। हे, यही तो हम भी कह रहे हैं कि हम ही राजा चतुरसेन हैं। आखिर सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया। सैनिकों, उफ! दूसरे ही क्षण असली राजा चतुरसेन क्रोध से भरे तलवार म्यान से बाहर निकालकर चीख पड़े, दुष्ट पाजी, हम अभी तेरा किस्सा ही समाप्त किए देते हैं। क्या? फिर क्या था? चंपत राम ने भी तुरंत तलवार खींच ली और अच्छा खासा खूबसूरत कक्ष युद्ध के मैदान बनने के लिए तैयार हो गया। तो हम कौन से तेरे किस्से का डंका बजने देंगे। आ जाओ मैदान में, अभी देख लेते हैं किसमें कितने पानी, कौन कितने पानी में है। चंपत राम ने तुरंत पैंतरा बदल कर वार कर दिया। साएं, आह! इस बार वार राजा चतुरसेन ने किया। खन्न, हम तेरा बाजा बजा देंगे, दुष्ट, राजा नहीं बनने देंगे। उफ, वार शक्तिशाली है। चंपत राम ने वार करने में फुर्ती दिखानी चाहिए, मगर ओह, बच गया, बाल बल बचा। राजा चतुरसेन की फुर्ती भी देखने के काबिल थी। खन, उफ! भीतर से आती भीषण युद्ध की आवाजें सुनकर दोनों पहरेदारों ने चौंक कर भीतर झांका। हे भगवान, यहाँ तो भयंकर मारकाट मची हुई है। सेनापति जी को सूचित करना होगा। उस युद्ध के पश्चात सेनापति ने दोनों को अलग अलग कैद खानों में कैद कर दिया। खबरदार, जो अब हंगामा मचाने की चेष्टा की तो खाल उतरवा लूंगा। वाह! क्या कहा? तुम्हारी इतनी जुर्रत सेनापति, हम तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करवा देंगे। मेरा मतलब था महाराज कि जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, आपको ऐसी वैसी हरकतें बिल्कुल शोभा नहीं देती। राज प्रतिष्ठा का प्रश्न है मेरे महाराजाओं। फिर अगली सुबह दोनों कैदियों को राज दरबार में लाया गया और सन्यासी वेशधारी ठग टंबर सिंह बोला, यह मेरे हाथ में जादुई लबादा है सेनापति जी। यह सिद्ध करेगा कि इन दोनों में से कौन असली राजा है और कौन नकली। हम हैं। चुप, हम हैं राजा। इस जादुई लबादे को बारी बारी से मैं इन दोनों के ऊपर डालूंगा। इनमें से जो झूठा व मक्कार होगा वह तुरंत बकरा बन जाएगा। बकरा? क्यों, बकरा बनने के नाम से ही खटिया खड़ी हो गई। आप अपना कार्य आरंभ कीजिए सन्यासी बाबा। आप दोनों में से एक महाराज जाकर सिंहासन पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम चंपत राम दौड़कर राज सिंहासन पर जा बैठा। वाह! अगर योजना सफल हो गई तो यह राज सिंहासन शीघ्र ही हमारा हो जाएगा। सन्यासी के रूप में ठग टंबर सिंह जादुई लबादा चंपत राम पर डालता हुआ बड़बड़ाया, अबला का तबला, झबले का बबला, गूं गां छू छा फू, चल बन जा बकरा। अरे, यह तो सही सलामत है। हाँ, क्योंकि हम ही तुम्हारे राजा हैं मूर्खो। अब दूसरे महाराज को सिंहासन पर बैठने दो। राजा चतुरसेन सिंहासन पर जा बैठा। हे प्रभु, मेरी लाज अब तेरे हाथों में है। टंबर सिंह लबादा लेकर राजा चतुरसेन के पास पहुंचा। हा, मैं पहले ही जानता था कि तू नकली राजा है और असली ठग है। अब बकरा बनने के लिए तैयार हो जा। अगले ही क्षण टंबर सिंह ने वह जादुई लबादा महाराज पर उछाल फेंका। अबला का तबला, झबले का बबला, गूं गा छू छा छू, बन जा बकरा। जब टंबर सिंह ने वह जादुई लबादा राजा चतुरसेन के ऊपर से हटाया तो वह दृश्य देखकर सब आश्चर्य व क्रोध से भर गए। हा, देखा आप सब ने इस जादुई लबादे का कमाल। यही है ठग चंपत राम। बताइए अब इसे क्या दंड दिया जाए। इसे इसकी मक्कारी की सजा मिलनी ही चाहिए। इसे इसी प्रकार आजीवन बकरा बने रहने दो। सैनिकों, इस बकरे को तुरंत जानवरों के बाड़े में छोड़ाओ। और इस प्रकार चंपत राम को राजा के सिंहासन पर अधिकार हो गया। फिर दरबार बर्खास्त करने के पश्चात, बधाई हो सरदार, अब तो आप इस नगर के राजा बन गए हैं। खामोश रहे मूर्ख टब्बर, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। कान खोलकर सुन लो, हम यहाँ राजपाट संभालने नहीं बल्कि राज का खजाना साफ करने आए हैं, समझे। उधर महल में यह सब षड्यंत्र चल रहा था, जबकि इधर महल से कुछ ही दूर धीर जी, वीर जी। उफ, इस बार का सफर बहुत लंबा था वीर जी। सच कहते हो धीर जी, लेकिन पड़ोसी राज्य की उस अफवाह की सच्चाई पता चलना ही था। कमबख्त न जाने किसने यह अफवाह उड़ा दी थी कि पड़ोसी देश का राजा हम पर आक्रमण करने वाला है। धीर जी, वीर जी राजा चतुरसेन के विशेष जासूस थे, लेकिन बहुत ही होशियार। सुनकर ही किसी षड्यंत्र का पता लगा लेने में माहिर थे। सारी अफवाह केवल अफवाह ही थी। अब जब हम महाराज चतुरसेन की यह सूचना देंगे तभी उनके दिल को राहत पहुंचेगी। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात दोनों पुनः अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर महल की ओर चल पड़े। नगर में प्रवेश करते ही कल अगर उन सन्यासी बाबा ने जादुई लबादे का चमत्कार न दिखाया होता तो असली महाराज का पता चलना मुश्किल था। हाँ भाई, ठीक कहते हो। अब कमबख्त वह ठग चंपत राम बकरा बना सारी उम्र घास ही खाता रहेगा। हा। यह सब बातें सुनते सुनते धीर जी, वीर जी की जासूसी नाक बुरी तरह से भड़क उठी और
मुझे महल से किसी षड्यंत्र की बू आ रही है वीर जी। गड़बड़ तो मुझे भी लग रहा है, किंतु महाराज से मिलने के पश्चात ही कुछ तय करेंगे। इस समय वे विश्राम कक्ष में होंगे, हम वहीं चलते हैं। लेकिन जब वे विश्राम कक्ष में पहुंचे तो वहां किसी को न पाकर दोनों हतप्रभ हो उठे। सुनो भाई, यह महाराज इस समय कहाँ हैं? रंगशाला में। अरे रंगशाला में? वह तो महाराज के विश्राम का समय है। हाँ, और यह क्रम पहले कभी नहीं टूटा। दोनों तुरंत रंगशाला पहुंचे। उस समय वहां नृत्य लीला चल रही थी। वाह वाह, अद्भुत, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह। उसी समय दोनों ने वहां प्रवेश किया। महाराज को हमारा प्रणाम। कौन है यह गुस्ताख जिसने हमारे मनोरंजन में विघ्न उत्पन्न किया? हमें महाराज, धीर जी, वीर जी। कौन धीर जी, वीर जी? ओह अच्छा अच्छा, कहो क्या काम है इस वक्त? आश्चर्य, सन्यासी होकर रंगशाला में नृत्य का आनंद लूटा जा रहा है। दूसरा आश्चर्य, महाराज तो जानते हैं कि हम किस कार्य से नगर के बाहर गए थे। उन्हें तो अब हमें देखते ही पड़ोसी देश की गतिविधियों के विषय में पूछना चाहिए था। दूसरे ही पल वीर जी ने बात बदलते हुए कहा, महाराज, आपने जो हमें 100 गधों के सींग नापने का कार्य सौंपा था, हमने पूरा कर लिया। 100 गधों के सींग नापने का कार्य हमने तुम्हें सौंपा था? कब? 100 गधों के सींग? आश्चर्य महाराज, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर कब से हो गई? वो मैं आए, यह क्या घपला है? ये दोनों कान खजूरे क्या बक बक कर रहे हैं? क्या राजा ऐसे सनकी कार्य भी करवाता रहता है? पर मुझे तो इस विषय में कुछ नहीं पता। अब क्या करूं, इनकी हाँ में हाँ मिलानी होगी वरना पोल खुल जाएगी। अगले ही क्षण चंपतराम खिसियानी हंसी हंसता हुआ बोला, ओह ही, हम तो भूल ही गए थे, हम भी कितने भुलक्कड़ हो गए हैं। है हाँ तो वीर जी, धीर जी, भला नाप कितना निकला 100 गधों के सींगों का? शीघ्र ही मालूम पड़ जाएगा महाराज, पहले जरा हम हिसाब किताब तो जोड़ लें। ठीक है, हिसाब किताब लगाकर हमें शीघ्र बताओ, अब तुम जा सकते हो। चलो, बला टली। दोनों तुरंत रंगशाला से बाहर निकल गए। लेकिन बला अभी टली कहाँ थी? यह हमारे महाराज नहीं है धीर जी, बल्कि उनके वेश में अवश्य ही यह वह ठग चंपतराम है। अगर ऐसा है तो फिर यह बकरे का क्या किस्सा है? हमारे महाराज क्या वास्तव में बकरा बन गए हैं? नहीं धीर जी, इसमें अवश्य कोई रहस्य है और हमें उस रहस्य की तह में जाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें महाराज का पता लगाना होगा। उसके प्राण अवश्य संकट में है। न जाने इस जालिमों ने उन्हें कहाँ कैद कर रखा होगा। क्यों न हम राज सिंहासन से ही अपनी खोज आरंभ करें। यह निश्चय कर दोनों राज सिंहासन के पास पहुंचे। इसी पर बैठे बैठे महाराज उस जादुई लबादे के कारण बकरा बन गए थे। हाँ, लेकिन यह प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है, हमारा नहीं। किंतु काफ़ी समय तक राज सिंहासन का निरीक्षण करने के पश्चात भी उन्हें कुछ न सूझा। मुझे तो यहाँ पर कोई रहस्य दिखाई नहीं दे रहा। आश्चर्य तो इसी बात का है। इधर टंबर सिंह, जो काफ़ी देर से उन पर नज़र रखे हुए था, ओह, तो यह महाराज की हकीकत जानने की चेष्टा कर रहे हैं। सरदार को सूचित करूं। उसने चंपतराम को धीर जी, वीर जी की सारी कार्य प्रणाली के विषय में बताया। ओह, इसका मतलब अब हमें शीघ्र ही खजाने तक पहुंचकर उसे हासिल करना होगा। मेरी भी यही राय है महाराज। उसी रात, अरे यह रुस्तम इस प्रकार चोरी छिपे कहाँ जा रहा है? और इसके हाथ में जो थाल ढका हुआ है उसमें क्या है? मैं अभी मालूम करता हूँ। नहीं धीर जी, ठहरो, वह जो कुछ कर रहा है उसे करने दो, चुपचाप देखते जाओ। सिंहासन के निकट पहुँचते ही रुस्तम ने इधर उधर देखा। अपने आसपास किसी को ना पाकर उसने सिंहासन के ऊपर लगे चक्र को घुमा दिया और रुस्तम नीचे दिखाई दे रही सीढ़ियों पर उतरने लगा। ओह, तो यह है किस्सा। राज सिंहासन के नीचे कोई गुप्त द्वार है और आश्चर्य है कि हमें भी यह रहस्य नहीं मालूम। रुस्तम के नीचे जाते ही राज सिंहासन की गद्दी यथा स्थान आ गई। मुझे पहले ही दिन इस सिंहासन में कोई भेद नजर आने लगा था। जरूर महाराज को इसी रास्ते से गायब किया गया है। और यह क्या है? यह फल मैंने रुस्तम के थाल में से गिरते देखा था। इसका मतलब थाल में खाद्य पदार्थ थे और रुस्तम उन्हें लेकर नीचे गया है। अब हमें भी उसके पीछे इस गुप्त द्वार में प्रवेश करना होगा। फिर वीर जी के चक्र घुमाते ही गुप्त द्वार दृष्टिगोचर होने लगा और दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। अचानक फर्श पर देखता हुआ धीर जी चौंक कर बोला, यह देखो वीर जी, बकरे की मैंगनी। ओह हाँ, यह बकरा पहले से ही ला कर रखा गया था। फिर दोनों सुरंग में आगे बढ़ने लगे। यह सुरंग न जाने कहाँ पहुँचेगी, अभी पता चल जाएगा। कुछ दूर चलने के पश्चात दोनों ठिठक कर रुक गए। लीजिए महाराज, यह कुछ आहार ले लीजिए। आखिर कब तक आप भूखे प्यासे पड़े रहेंगे? नहीं नहीं, ले जाओ इसे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ओह, यह तो महाराज की आवाज़ है। उस गुप्त कक्ष में महाराज ही कैद हैं। फल एकत्र करने के बाद जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं तो चलता हूँ। हे भगवान, यह तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। भूख से मेरा दम निकला जा रहा है और यह कमबख्त फल वापस लिए जा रहा है। अब मैं इसे वापस भी तो नहीं बुला सकता। हाय। उधर जैसे ही रुस्तम सुरंग के मोड़ पर पहुंचा, आ जाओ रुस्तम प्यारे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ओह अरे,
छनाक, यह आवाज़ कैसी थी? शायद रुस्तम के हाथ से थाल फिर गिर गया है, चलो देखते हैं। दोनों पहरेदार जैसे ही मोड़ पर पहुंचे, आओ आओ तुम भी आ जाओ ध्रुव ठगो, अरे खतरा। लेकिन इससे पूर्व कि दोनों ठग कुछ कर पाते, उनकी तलवार छीनकर धीरजी वीरजी ने उन्हें तुरंत कई पटकनियां दे डाली। ओह मेरी हड्डियां, मर गया मैं तो, हाय मरा। मार से दोनों बेहोश हो गए। उन दोनों के बेहोश शरीर वहीं छोड़कर दोनों जासूस महाराज के कक्ष की ओर भागे। धीरजी वीरजी ने द्वार खोलकर महाराज को बाहर निकाला। ओह धीरजी वीरजी, तुम्हें तो हम भुला ही बैठे थे, लेकिन हम अपना फर्ज अच्छी तरह याद है महाराज। लेकिन महाराज, बातें बाद में भी होती रहेगी, पहले हमें इस सुरंग से निकलना चाहिए। चलो हम इसी समय चलकर उस मक्कार चंपतराम की गर्दन धड़ से अलग कर देना चाहते हैं। नहीं महाराज, सुबह होने को है, इस समय हमारा राज सिंहासन वाले मार्ग से निकलना उचित ना होगा। अगर चंपतराम की किसी आदमी ने हमें उस मार्ग से निकलते देख लिया तो कहीं ऐसा न हो कि पंछी उड़ जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। कारागार से बाहर आने पर इस सुरंग से निकलने का कोई अन्य मार्ग भी होगा महाराज? हाँ, यह सुरंग सुंदर वन में जाकर खुलता है, तब हम इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। फिर तीनों बेहोश व्यक्तियों को कक्ष में कैद करके वे सुरंग के रास्ते सुंदर वन की ओर चल पड़े, जबकि इधर ठग चंपतराम। योजना बन चुकी है साथियों, सुनो। कक्ष के बाहर पहरेदारों के रूप में हमारे 4 साथी मौजूद हैं। तीरथ सिंह, इस कक्ष से बाहर निकलकर तुम टिम्बर सिंह की मृत्यु का ऐलान कर दोगे, और ध्यान रहे अर्थी को कंधा बाहर खड़े पहरेदार या तुम ही दोगे, समझ गए? जी हाँ, अब जल्दी ही बाहर जाओ, तब तक हम खजाने में से बेशकीमती चीज़ें इस कक्ष में पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। और टंबर सिंह, तुम भी मरने की तैयारी कर लो, कुछ ही देर बाद तुम्हें मरना है। जो हुक्म महाराज। और फिर कुछ ही देर में योजना के मुताबिक ठग टंबर सिंह की मृत्यु का समाचार पूरे महल में फैल गया। क्या सन्यासी बाबा नहीं रहे? बड़े ही महान व नेक आत्मा थे। उस दिन अगर वे हमारे नकली राजा का षड्यंत्र विफल न करते तो शायद आज वह ठग चंपतराम सारे राज्य का मालिक बना बैठा होता। सचमुच बहुत बुरी खबर है, हमें तुरंत बाबा के अंतिम दर्शन के लिए चलना चाहिए। योजना के मुताबिक राजा बना चंपतराम दुख में डूबा बैठा था। दरबारियों के वहां पहुंचते ही वह बोला, बाबा नहीं रहे, अब उनका अंतिम संस्कार उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनकी जंगल वाली कुटिया में किया जाएगा, और 100 यात्रा में हम सहित केवल 4 और व्यक्ति शामिल होंगे। तभी एक पहरेदार ठग ने आकर बताया, महाराज अर्थी का सारा सामान महल में आ चुका है, अब आगे का क्या आदेश है? सारा सामान यहाँ लेकर बाबा की अर्थी तैयार की जाए, लेकिन ध्यान रहे केवल 4 ही व्यक्ति यह कार्य संपन्न करेंगे। जो आज्ञा महाराज। सभी दरबारी ने कुछ कक्ष से बाहर निकलते ही अर्थी तैयार की जाने लगी। जल्दी करो, यह खजाना अर्थी में भर दो, और टब्बर सिंह तुम राज दरबारी का वेश धरकर किसी तरह अर्थी के पीछे पीछे महल से बाहर निकल जाना। टंबर सिंह राज दरबारी का वेश धारण करने के कार्य में लग गया, जबकि उधर बक्से का सारा खजाना अर्थी में भर लिया गया। जल्दी करो, अब इसके ऊपर कपड़ा डालकर इसे बांध दो। कुछ ही देर में अर्थी तैयार हो चुकी थी। वाह, अब किसी को शक नहीं होगा कि इसमें सन्यासी बाबा का शव नहीं बल्कि राजमहल का खजाना है। इस प्रकार आनंद फानंद में ही 100 यात्रा आरंभ की गई। राम नाम सत्य है। मौका पाकर टंबर सिंह भी राज दरबारी की वेश में महल से निकल भागा। यही मौका है, भाग निकलूं। धीरजी वीरजी राजा चतुरसेन के साथ जल्दी ही सुंदरवन को पार कर नगर के महल के पास पहुंचे थे कि ठग चंपतराम अपने साथियों और अर्थी के साथ महल से बाहर निकला। ओह, यह सब क्या हो रहा है? न जाने किसकी अर्थी लेकर जा रहा है यह ध्रुव चंपतराम, और 100 यात्रा में चंपतराम सहित केवल 5 ही व्यक्ति। भारी गड़बड़ है धीरजी। शीघ्र ही उन्हें एक व्यक्ति से सारी घटना के बारे में पता चल गया। सारी बातें सुनते ही धीरजी वीरजी 100 यात्रा की ओर लपके। ठहरो, रुक जाओ। उन्हें अपनी ओर बढ़ते देख चंपतराम को दाल में काला स्पष्ट नजर आने लगा। अतः वह चिल्लाया, भागो, लगता है उन कमबख्त जासूसों को हम पर शक हो गया है। दूसरे ही पल अर्थी उठाए सभी ठग सिर पर पांव रखकर नाक की सीध में भाग पड़े। ओह भागो, ध्यान रहे अर्थी को नुकसान न पहुंचे, और तेज भागो। अचानक अर्थी को कंधा दिए हुए तीरथ सिंह को ठोकर लगी। जल्दी करो, उफ, और वह लुढ़क गया। उसके गिरते ही अर्थी का संतुलन बिगड़ गया और वह उन तीनों पर आ गिरी। आह, बचाओ। सभी ठग जल्दी से उठे और हड़बड़ाहट में अर्थी को उठाकर भागे, लेकिन इस बार वे एक दीवार से जा टकराए। तभी धीरजी वीरजी भी वहां आ पहुंचे। ओह, तो यह है अर्थी का रहस्य। सन्यासी बाबा की मृत्यु की सूचना झूठी थी, राज खजाना लूटने की साजिश। चंपतराम अपराधी है और कोई भी अपराधी हमारी निगाहों से बचकर नहीं भाग सकता। सैनिकों, तुम इन सभी ठगों को पकड़ो, हम उस ठग को देखते हैं। धीरजी वीरजी चंपतराम के पीछे लपके। ठग चंपतराम, रुक जाओ, तुम्हारी हकीकत हम पर जाहिर हो चुकी है, अब तुम बच नहीं सकते। रुक जाओ,
परंतु चंपतराम नहीं रुका। बहुत देर तक इस दौड़ भाग के पश्चात अंततः वीर जी उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। बस बहुत हो गई ये चूहे बिल्ली की दौड़, आह मैं मरा। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मालामाल कर दूंगा। अब तो बेटा तुझे काल कोठरी की हवा से मालामाल करूंगा मैं। तभी चंपतराम ने वीर जी की कमर से तलवार खींच ली और वीर जी को एक तीव्र धक्का दिया। उफ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जासूस की दुम। तभी धीर जी भी वहां आ पहुंचा और वीर जी यह लो। ओह, तलवार हाथ में आते ही चंपतराम और धीर जी आपस में भिड़ गए। खनाक। धीर जी ने फुर्ती के साथ पैतरा बदल कर वार कर दिया। वीर जी के एक के बाद एक किए गए शक्तिशाली प्रहारों को चंपतराम सह न सका और शीघ्र ही धाराशायी हो गया। आह, तब तक राजा चतुरसेन भी वहां पहुंच चुके थे। सैनिकों, चंपतराम को हिरासत में ले लो और कल इसे इसके असली वेश के साथ राज दरबार में पेश करो। अगले दिन राज दरबार में तुम्हारे प्रयास की प्रशंसा करनी होगी चंपतराम की। तुमने हमें परास्त करने की नायाब चेष्टा की, किंतु हमारे होनहार जासूसों ने तुम्हारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। अब बताओ कि हम तुम्हें क्या दंड दें। यह सुनकर चंपतराम बोला, राज खजाना लूट कर मैं आपको शिकस्त देना चाहता था ताकि आप अपने वायदे के अनुसार आप अपना राज सिंहासन मुझे सौंप दे। अब आप जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। चंपतराम को 6 माह का कड़ा दंड दिया गया और राजा ने भी अपनी शर्त वापस ले ली ताकि अब कोई दूसरा उसे शिकस्त देने के चक्कर में चंपतराम न बन बैठे। चंपतराम को जब सैनिकों ले गए तो राजा ने तीरथ सिंह व टिम्बर सिंह से पूछा, हाँ तो तीरथ सिंह, अब तुम जादुई लबादे का रहस्य तो सभासदों को बता दो। ओह, वह लबादा जादुई नहीं था महाराज, बल्कि रुस्तम से राज सिंहासन का रहस्य पता चलते ही हमने वह नाटक खेल कर दोनों राजाओं को बारी बारी से सिंहासन पर बैठने को कहा और फिर मैंने लाबादा महाराज के ऊपर डाल दिया, जबकि राज सिंहासन के नीचे बकरा लिए हमारा एक ठग साथी तैयार खड़ा था। ओह, जल्दी से यह कल घुमा दूं मैं। कल घुमाते ही राज सिंहासन की गद्दी नीचे धंस गई और महाराज को हमारे साथियों ने चलो नीचे उतरो मैं गिरफ्तार करके बकरा राज सिंहासन पर बैठा दिया। तभी मैंने लबादा हटा दिया और बकरा आप सबके सामने था। राजा चतुरसेन ने धीर जी वीर जी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें विशेष पुरस्कार दिए, क्योंकि उनकी ही बुद्धिमानी से राजा को कैद खाने से छुटकारा मिला था और राज सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ था। समाप्त।